हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में वितान भाग 1 की पुस्तक में से राजस्थान की रजत बूंदे नामक पाठ जो अनुपम मिश्र द्वारा रचित है उसका सार रांश और लेखक परिचय अनुपम मिश्र का पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम जानते हैं अनुपम मिश्र जी के बारे में। आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध पर्यावरणविद, लेखक, छायाकार एवं संपादक अनुपम मिश्र का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर सन 1948 में हुआ था। इनके पिता हिंदी साहित्य के जाने माने कवि भवानी प्रसाद मिश्र थे और माता थी सरला देवी। अनुपम मिश्र जी के परिवार में हैं पत्नी, एक बेटा, बड़े भाई और 2 बहनें। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से सन 1969 अर्थात 1969 में संस्कृत से स्नातकोत्तर अर्थात एमए किया और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दिल्ली स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़ गए और वहीं पर रहे। इस ज़माने में भी बगैर मोबाइल और टीवी, बगैर वाहन के वो रहती थी। वे सिर्फ 2 जोड़ी कुर्ते पजामे और एक सरल साधारण टायर की बनी चप्पलें पहनते थे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के लिए जब से काम शुरू कर दिया था, जब भारत सरकार ने भी पर्यावरण संरक्षण का कोई कदम नहीं उठाया था। अलवर में उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए थे जो विश्व में काफ़ी सराहनीय रहे थे। आइए अब हम उन्हीं के द्वारा रचित राजस्थान की रजत बूंदे पाठ का सारांश देखते हैं और फिर अगली वीडियो में हम राजस्थान की रजत बूंदे पाठ का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो आइए अब हम देखते हैं पाठ का सारांश। रेत में पानी की तलाश और कुएं का निर्माण करना। कि कैसे रेत में पानी की तलाश की जाती है और वहाँ पर कुएं कैसे बनाई जाती है। लेखक अनुपम मिश्र ने राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन किया है। वह बताते हैं कि कुएं खोदने वाला चेलवांजी पसीने से तरबतर है। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। संकरा अर्थात कम चौड़ाई। संकरी होने के कारण कुएं की खुदाई कुल्हाड़ी या कस्सी से नहीं हो सकती, इसीलिए वह बसोली से खुदाई कर रहा है। अंदर बहुत अधिक गर्मी है और गर्मी कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच बीच में एक मुट्ठी रेत भरते हैं और बहुत तेज़ी से उस रेत को नीचे फेंकते हैं, जिससे कि गर्म हवा ऊपर आ जाती है और ऑक्सीजन नीचे चली जाती है। अब आगे तो गहराई में जो दम घोटू गर्म हवा बाहर निकलने के पश्चात चेलवांजी सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोपी की तरह पहनता है ताकि रेत के कण सिर पर लगने के कारण चोट न लगे। थोड़ी खुदाई होने पर चेलवांजी के पैरों के आसपास इकट्ठा हुआ रेत या मलबा बाल्टी के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। वह उगड़ू अर्थात मुर्गे की तरह बैठकर जैसे दो उस पर वो ऐसे ही बैठ अपने चारों तरफ से मिट्टी खोदता चला जाता है। चेलवांजी कुएं की खुदाई व चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। प्रशिक्षित यानी कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। कुएं से छोटी होती है परंतु गहराई कम नहीं होती। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। कुएं में न सतह पर बहने वाला पानी आता है और न भूजल।
मरुभूमि में रेत अधिक है, यही वर्षा का जल शीघ्र ही भूमि में समा जाता है। राजस्थान में कुएं का निर्माण करने वाले लोगों को चेलवांजी या चेजारो कहा जाता है। ये लोग बड़ी सफाई से इस कला को अंजाम देते हैं। मुश्किल से 4-5 हाथ के घेरे की जगह को उसी अनुपात में 30 से 60-65 यानी 60-65 हाथ या हाथ फिट नाप है गहराई तक उतारना और साथ में चिनते जाना बहुत कठिन काम है। चेजारो भूमि के अंदर की गर्मी को सहन करते हुए अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की प्यास बुझाने के लिए कुएं के रूप में पानी का स्रोत बनाते हैं। अब आगे, कुएं बनाने के लिए खड़िया पत्थर की पट्टी का बहुत महत्व है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में बड़े बड़े कुएं खोदे जाने पर मिट्टी का रूप धीरे धीरे बदलता है, जिससे चेजारों को 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं को 150-200 हाथ यानी 150-200 फीट तक खोदने पर पानी निकल आता है, लेकिन वह पानी इतना खारा होता है, कड़वा होता है कि उसे पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में पीने योग्य पानी के लिए इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। इन कुइयों को बनाने में खड़िया पत्थर की पट्टी अत्यंत लाभकारी होती है, क्योंकि यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल में जाकर मिलने से रोकती है और यह वर्षा के जल को रोककर नमी की तरह भूजल में फैला देती है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका रहती है। इन क्षेत्रों में रेत के कण बहुत बारीक होते हैं, जो एक दूसरे से चिपकते नहीं। मरुभूमि में रेत के कण पानी गिरने से थोड़े भारी हो जाते हैं, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते। इसीलिए धरती की दरारें भी नहीं पड़ती तथा वर्षा का जल भूमि में जैसे का तैसा बना रहता है। खड़िया पत्थर की पट्टी तथा रेत के कणों द्वारा वर्षा जल को संरक्षित यानी इकट्ठा करने से वर्षा की बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। कुएं बनने के लिए उसकी चौड़ाई खाली जगह से चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदल देती है, जिससे बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। उसके बाद खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी पीने के योग्य बन जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे, राजस्थान में पानी के अलग अलग रूप कैसे होते हैं। तो अमृत रूपी पानी पाने के लिए मरुभूमि के समाज में कठोर परिश्रम किया है, जिसके फलस्वरूप पानी संबंधी उनके अनुभव इतने गूढ़ हो गए हैं कि उन्होंने पानी को 3 रूप में बांट दिया है। पहला रूप है पालर पानी, अर्थात वह पानी जो सीधे बरसात से मिलता है और जो धरती की सतह पर बहता है, जिसमें आगे नदी, नाले, झरने इत्यादि। दूसरा है पाताल पानी। पाताल पानी को भूगर्भीय या भूजल भी कहा जाता है, जिसे 200-250 हाथ फीट खोदने के पश्चात जो है यह पानी निकाला जाता है। यह पानी खारा होता है। तीसरा पानी है रेजानी पानी, जो ना तो धरती के नीचे होता है और ना ही धरातल पर होता है। यह पानी दोनों पानियों के बीच की अवस्था का पानी होता है। रेजा नामक यंत्र से जो पानी मापा जाता है, उसी कारण जो रेत की नमी नापी जाती थी, इसी कारण इसका नाम रेजानी पानी रखा गया है। अब आगे राजस्थान में कुएं कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में हम देखेंगे कि कुएं का प्राण इसकी की गई चिनाई है। इसमें हुई चूक चेजारों के प्राण भी ले सकती है। हर दिन की खुदाई से निकले मलबे को बाहर निकाल कर फिर आगे की खुदाई रोक कर
अब तक हो चुके काम की चिनाई कर दी जाती है। कुएं की चिनाई ईंट या रस्सी से की जाती है। कुएं खोदने के साथ साथ खीप एक तरह की वहाँ पर घास होती है जिससे कि रस्सी बांटी जाती है। उसे मोटे मोटे हाथों से रस्सी बनाई जाती है और फिर उसमें जो 15-15 फीट की रस्सी मोटे मोटे हाथ की, जैसे आप टग ऑफ वॉर में जो आप रस्सी देखते हो मोटी सी बहुत अधिक है, तो ऐसी रस्सी उनकी खीप नामक घास से बनाई जाती है। और फिर हर रोज़ कुएं के तल पर दीवार के साथ सटाकर गोला बिछाया जाता है, उसका बनाकर खीप की रस्सी बनाकर। इस तरह हर घेरे में कुएं बंधती जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। इस तरह करीब 4000 हाथ लंबे रस्से की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि 4000 मीटर या फिट रस्से की ज़रूरत पड़ती है। चिनाई का काम पत्थर से भी किया जाता है जहाँ पत्थर मिलते हैं, लेकिन पत्थर या खीप न मिलने पर चिनाई का काम लकड़ी के जो लंबे लंबे जो लट्ठे होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। राजस्थान में तो जो अरणी है, बण है, बाबल है या कुम्भट के पेड़ों की मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं ये लट्ठे, और इन्हें रस्सी के साथ बांध दिया जाता है और रस्सी इस तरह बांधी जाती जैसे कुंडली का आकार होता है, इसीलिए इसे कई जगह सापिणी भी कहते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े कर दिए जाते हैं और फिर इसे खीप की रस्सी से बांध दिया जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते काम रुक जाता है और कुएं की सफलता एक बड़े उत्सव यानी त्यौहार की तरह वहाँ पर उसे बनाया जाता है। पहले काम पूरा होने पर विशेष भोज यानी कि दावत दी जाती थी और चेजारों को तरह तरह से भेंट, वर्ष भर के 30 त्योहारों पर भेंट, विवाह जैसे मंगल अवसर पर नई फसल का हिस्सा आदि दिया जाता है। लेकिन वर्तमान काल में ऐसा नहीं है। वर्तमान काल में उन्हें ठेका दे दिया जाता है या फिर मजदूरी दे दी जाती है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण में मेघवालों द्वारा बनाई गई कुइयाँ आज भी लगातार लोगों को पीने योग्य पानी देने में सफल हैं। अब है कुएं का मुंह क्यों छोटा रखा जाता है और कुएं निकालने की चड़स एक तरह की चमड़े की मस्क होती है जो पानी निकालने का वहाँ पर काम किया जाता है। कि कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है, इसके 3 कारण बताए गए हैं। एक कारण ये है कि रेत में जमा नमी से पानी की बूंद बूंद रिसती है और कुएं का मुंह बड़ा होने पर कम पानी जो है पानी अधिक फैल जाता है, इसलिए उसे निकाला नहीं जा सकता, इसीलिए उसका मुंह छोटा किया जाता है। दूसरा, व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिसकर आ जाने वाला पानी जो है 2 या 3 फीट तक ऊंचाई तक होता है और कहीं ये पानी भाप बंद कर ना उड़ जाए। तीसरा, कि पीने योग्य पानी इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं पानी में कुछ गिर ना जाए, इसीलिए वो पानी को ढकने के लिए बड़ा सा जो है चिक का जो है ढक्कन बना देते हैं और उस पानी को ढक दिया जाता है। और फिर बड़ी बाल्टी को तो नहीं बल्कि धातु की बाल्टी में पानी आसानी से नहीं डूबती, इसीलिए एक मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर आगे छल्ला डाल दिया जाता है और फिर उसे कड़ा बांध दिया जाता है और उसको नीचे डिप कर दिया जाता है। डिप होने के बाद उसमें धीरे धीरे पानी भर दिया जाता है और इस तरीके से पानी खींचा जाता है। अगर बाल्टी में या फिर और कोई वो छोटा बर्तन लेंगे तो उसमें पानी नहीं भरा है क्योंकि पानी बहुत ही कम रेजिस्टेंस का भरा जाता है उसमें, तो इसीलिए इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और बाद में जब टायर वगैरह के जो हैं उन टायरों को काट कर उन्हीं की भी वो बॉटल्स बना लेते हैं और ताकि उस पानी को आराम से वो निकाल सकते हैं। अब है कुएं को ढकने के कई तरीके हैं। कुएं का पानी साफ़ सुथरा रहे उसे ढक कर रखना अत्यंत आवश्यक है और छोटे मुंह की कुएं को ढक कर रखना बहुत आसान है और प्रत्येक कुएं पर अधिकतर लकड़ी के बने ढक्कनों का प्रयोग किया जाता है या फिर दूसरी तरह के ढक्कन वहाँ पर बनाए जाते हैं और अधिकतर वहाँ दो खस की पट्टी के समान घास फूस से छोटी छोटी टहनियों से ढक्कन बना दिए जाते हैं। और कारण क्या है कि सड़क के आसपास होती हैं और कोई व्यक्ति वहाँ गिर ना जाए और क्योंकि सड़क बिल्कुल सतह तक होती हैं ये कुइयाँ, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन वर्तमान काल में क्या है कि खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े
क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसी कारण कुएं लगभग हर घर में मिल जाती हैं। लेकिन पहले तो ये कुइयाँ जो है सार्वजनिक नहीं होती थी, बल्कि उनकी अपनी होती थी। लेकिन पानी की नमी का बंटवारा होने के कारण अब जो कुएं है कि निजी न होकर ये सार्वजनिक हो गई हैं। सार्वजनिक उन्होंने इसलिए की है क्योंकि पानी की नमी का बंटवारा हो गया है, और जितनी अधिक कुइयाँ बनती जाती थी नमी का उतना बंटवारा होता चला जाता है। तो इसीलिए जब कुएं का निर्माण किया जाता है तो उन्हें ग्राम समाज से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि उसके बाद उस कुएं से जब कोई बनकर तैयार हो जाती है तो उस पर ग्राम पंचायत का जो है अंकुश लग जाता है, और हर कोई फिर उसमें से पानी भर सकता है। लेकिन पहले जो है वहाँ पर निजी कुइयाँ होती थी, और जो अपनी कुएं बनाता था वही अपने पानी भरता था। लेकिन अब क्योंकि उस पर अंकुश लगा दिया गया है, और अंकुश लगने के कारण ग्राम पंचायत का अधिकार होने के बाद जब परमिशन मिल जाती, कुएं बन जाती है, तो कोई भी व्यक्ति उसमें से पानी भर सकता है। लेखक बताते हैं कि राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है, और कहीं कहीं यह पत्थर पट्टी, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अलग अलग स्थानों पर खड़िया पट्टी में अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं। लेखक बताते हैं कि जब शाम के समय जब कुइयों से पानी भरने के लिए जाती हैं स्त्रियां, तो बन ठन कर जाती हैं, और उधर लौटते जो चरवाहे अपने पशुओं को लेकर आते, तो उन बैलों की जो रुनझुन की आवाज़ से ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो गांव है संगीतमय हो गया, यहाँ पर कोई मेला लगा हुआ है। और जब कोई अनजान व्यक्ति राजस्थान के ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि स्त्रियां जो हैं बन ठन कर कैसे पानी लेकर आ रही हैं, और वहाँ पर एक ऐसा माहौल बन जाता है कि वो देखते ही ऐसा लगता है कि भाई यहीं आकर बस जाएं। लेखक बताते हैं कि हर जगह अलग अलग कुइयों के अलग अलग नाम, कहीं इसे धादड़ो, कहीं धड़धड़ी, बिट्टो, रीब बलियाँ तथा केवल खड़ी बोलते हैं, और कहीं ये जो हैं बीकानेर से लेकर आगे तक वहाँ पर जो है काफ़ी एक के बाद एक लाइन में काफ़ी कुइयाँ बनी हुई हैं, और सदियों पहले जो बनी हुई कुइयाँ हैं या बावड़ियाँ हैं, आज भी वो ऐसे ही पानी रिश्ता हो उनमें कि जैसे अभी बनाई गई हों। तो ये था राजस्थान के जत बूंदे पाठ जो अनुपम मिश्र द्वारा रचित था, उस पाठ का सार। अगली वीडियो में हम राजस्थान के जत बूंदे पाठ का एक्सप्लेनेशन करेंगे, और जिसमें शब्दार्थ सहित होगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी, और इसमें मैंने आपको अनुपम मिश्र का जीवन परिचय और राजस्थान के जत बूंदे पाठ का सारांश बताया है।